देन नेक्स्ट है फोरकास्टिंग द पेबल्स, राइट। इसमें मैं सबसे पहले बात करूंगा ट्रेडिंग पार्टनर्स की, राइट। ये वो पार्टनर्स हैं जो कि आपके ट्रेडिंग अकाउंट से डील करते हैं इनकम स्टेटमेंट में, जैसा मैंने आपको इनकम स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बताया था, राइट। तो जो पेबल्स आपको ट्रेडिंग पार्टनर्स को पे करने हैं, तो आपके ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं बेसिकली आपके सप्लायर्स, ठीक है, जो कि रॉ मटेरियल आपको सप्लाई करते हैं, राइट। फ्यूल आपको सप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी आपको सप्लाई करते हैं, पैकेजिंग आपको सप्लाई करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन आपको सप्लाई करते हैं। हो सकता है ट्रांसपोर्टेशन सप्लाई करते हो सकता है आपकी अपनी हो, बट इट डिपेंड्स, राइट। लेबर आपको सप्लाई करते हैं। तो ये सारे जितने लोग होते हैं ये सब आपके ट्रेडिंग पार्टनर्स होते हैं, राइट। ये B2B बिजनेस होता है, B2B ट्रांजैक्शन होता है, जैसा मैंने आपको इनकम स्टेटमेंट में बताया था। और इन सारी रिसोर्सेज के अभाव में आप गुड्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो, राइट। तो ये सारी की सारी रिसोर्सेज मुझे चाहिए होती हैं गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, गुड्स का प्रोडक्शन करने के लिए। और ये सारी की सारी रिसोर्सेज जो लोग मुझे सप्लाई करते हैं वो मेरे ट्रेडिंग पार्टनर्स होते हैं, राइट। तो इन सारे ट्रेडिंग पार्टनर्स का पैसा कब और कितना मेरे से जाएगा या मैंने पे करूंगा, इसकी फोरकास्टिंग करनी होती है, राइट। ये लोग जो हैं आपसे अगर रिश्ता अच्छा रखे हुए हैं और ये आपके बिजनेस को अच्छे से समझते हैं और आपने इनके साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाया हुआ है, तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आप इस पेबल्स को डिले कर सकते हैं लंबे से लंबे समय तक के लिए, राइट। सो इसमें जो है ट्रेडिंग पार्टनर्स के केस में हमें टाइम कब और अमाउंट कितना, ये हमें फोरकास्ट करना होता है उन सारे सप्लायर्स के लिए जो हमें ये रिसोर्सेज देते हैं, जिनके लिए जिनसे हमारे गुड्स जो है प्रोड्यूस होते हैं। So forecasting the time and amount of cash to be paid to the parties such as suppliers of raw materials, fuel, electricity, packaging, labor, without which the goods cannot be produced, राइट। तो ये हमारा सेकेंड ऑब्जेक्टिव होता है कैश फ्लो मैनेजमेंट का, कि हम जो है जो पेबल होता है उसको फोरकास्ट करते हैं कि हमें कितना देना है और कब देना है अपने ट्रेडिंग पार्टनर्स को। यहाँ मैं सिर्फ अभी ट्रेडिंग पार्टनर्स की बात कर रहा हूँ, राइट। तो इसी हिसाब से आप एनालाइज करेंगे एग्जाम में भी तो अच्छा रहेगा। सो यू नोट दिस स्लाइड। नेक्स्ट आता है फोरकास्टिंग पेबल्स टू इंटरनल कस्टमर्स, राइट। ये इंटरनल कस्टमर्स कौन होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल कस्टमर्स होते हैं उसके एम्प्लॉइज, ठीक है, उसकी सेल्स टीम, ये सब उसके इंटरनल कस्टमर्स होते हैं। एम्प्लॉइज की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि जो गुड्स बन गया एम्प्लॉइज उसकी क्वालिटी को एश्योर करते हैं, राइट। एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, जैसा मैंने आपको क्वालिटी कंट्रोल में ये सब पॉइंट्स बताए हुए हैं कि जो कंपनी का वचन है कस्टमर्स को प्रोडक्ट उसके अनुकूल हो, और उस एश्योरेंस के लिए एम्प्लॉयज़ जो हैं वो पूरा एफर्ट करते हैं कि जो प्रोडक्ट है वो क्वालिटी से एश्योर्ड होकर के प्रोड्यूस हो। सेल्स टीम क्या करती है, सेल्स टीम जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो जाता है उसको कस्टमर्स तक ले जाती है। तो ये दोनों ही जो रिसोर्सेज हैं ये प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए में यूजफुल नहीं होती हैं। जैसा ऊपर वाले मैंने बताया ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी रिसोर्सेज हैं अगर वो नहीं है तो आप प्रोडक्ट नहीं बना सकते हो। प्रोडक्ट बन गया अब आपका, अब बात आती है दो चीज़ की, क्या प्रोडक्ट क्वालिटी के अनुसार बना है और प्रोडक्ट को कस्टमर तक कैसे ले जाया जाएगा, ये दो बातें हैं। तो प्रोडक्ट को कस्टमर तक सेल्स टीम लेके जाएगी और प्रोडक्ट की क्वालिटी को उसके एम्प्लॉयज एश्योर करेंगे, राइट। तो एक एंटरप्रेन्योर को ये भी सोचना पड़ता है कि इन इंटरनल कस्टमर्स का जो पेमेंट है, अमाउंट है पेमेंट की, वो जो है कितनी होगी। इसमें टाइम का इतना बड़ा इशू नहीं है क्योंकि जनरली ये सब सैलरी पीपल होते हैं, ठीक है। तो इसमें टाइम की कोई खास अनसर्टेनिटी नहीं है क्योंकि आपको तो इनको एक निश्चित समय पर देना ही देना है। ये जरूर है कि आप उनकी तनख्वाह रोक लें या कुछ मतलब डिले पेमेंट करें, वो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन आपके इस केस में अनसर्टेनिटी बिल्कुल नहीं है, राइट। यू डोंट हैव एनी अनसर्टेनिटी बिकॉज यू have to pay them by the definite date of a month,
राइट। जबकि ट्रेडिंग पार्टनर्स के केस में आप जो है वो पैसा डिले करके देते ही देते हो, राइट, ऊपर वाले केस में। बट ये जो हमारे इंटरनल कस्टमर होते हैं, सेल्स टीम है, आपके जो एम्प्लॉयज हैं, इनको तो भाई तुरंत पैसा आपको देना पड़ता है, राइट, क्योंकि दे आर नॉट योर ट्रेडिंग पार्टनर्स, दे आर एक्चुअली योर इंटरनल कस्टमर्स, राइट। और इनको भी आपको सेटिस्फाई करना होता है, जैसे आप एक्सटर्नल कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं। एक्सटर्नल कस्टमर वो है जो आपके प्रोडक्ट का भोगी है, राइट, जो आपके प्रोडक्ट को यूज कर रहा है, आपके इंडस्ट्री से बाहर की वॉल्स के बाहर है, मार्केट में है, वो एक्सटर्नल है। बट ये लोग भी आपके इंटरनल कस्टमर्स हैं, राइट। तो इसीलिए हमको इनका प्रोडक्ट, इनका जो पेमेंट है वो टाइम से देना पड़ता है, राइट। तो अगेन उसमें यही इशू है, टाइम इज नॉट एन फैक्टर, बिकॉज इसमें हमें उसी समय देना है। इसमें अमाउंट एक फैक्टर जरूर होता है कि भाई इतना अमाउंट इनके लायक है या नहीं है, राइट। तो ये भी एक फोरकास्टिंग हमें करनी होती है। So forecasting the time and amount of cash to be paid to the internal customers such as employees and sales team which are responsible for quality assurance and delivery of product to the customers, their efficiency resulted in profit and loss to the company। ठीक है, ये वो लोग होते हैं जिनकी एफिशिएंसी से कंपनी नुकसान होता है और मुनाफा कमाती है, राइट। अगर ये इनएफिशिएंट होते हैं तो कंपनी को नुकसान वो इन्हीं से अपना मानती है, ट्रेडिंग पार्टनर्स से नुकसान नहीं मानती है। ट्रेडिंग पार्टनर्स को तो ये कहती है कि भाई वो तो बिजनेस है हमारी तरह से, अगर लेबर दे रहा है तो हमें उस लेबर को उससे लेना होगा, मटेरियल दे रहा है मटेरियल लेना होगा, बिजली वाले तो सरकार है, बिजली आ रही है, बहुत अच्छी बात है, फ्यूल वाले तो पंपे वाले हैं, फ्यूल दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन ये जो लोग हैं, ये जो हमारे इंटरनल कस्टमर्स हैं, दे आर नॉट आवर ट्रेडिंग पार्टनर्स, राइट। अगर ये हमारे एफिशिएंसी से काम करेंगे, ये काम करने वाले लोग हैं, तो मुझे मुनाफा होगा, और अगर ये काम एफिशिएंसी से नहीं करेंगे तो मुझे नुकसान, ठीक है। तो उसके हिसाब से जो है यही लोग होते हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इनकम स्टेटमेंट में आते हैं एज मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, जैसे मैंने आपको बताया था उस समय, राइट। तो यू कैन नोट दिस स्लाइड। पेबल्स जो है वो इनके लिए भी देखती है कंपनी, ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ साथ। तो अगर आप एग्जाम में इस तरह थोड़ा लिखें तो बेटर रहेगा, राइट। जैसा मैंने कल दिखाया उसे भी लिख सकते हो आप। यू कैन राइट मिक्स, यू कैन यूज बोथ दिस कंटेंट टू राइट द वे बेस्ट पॉसिबल वे, जिस तरह लिखा जाएगा। ना इसके बाद हमारा तीसरा जो स्टेक होल्डर्स होते हैं वो हैं लेंडर्स, ठीक है। ट्रेडिंग पार्टनर्स हो गए, इंटरनल कस्टमर्स हो गए, ठीक। तीसरा आ गया लेंडर्स। लेंडर वो लोग होते हैं जिन्होंने आपको कैपिटल को खरीदने के लिए पैसा दिया हुआ है, राइट, क्योंकि ये आपके बाहर से आपको पैसे, फाइनेंस की सोर्स वाले लोग हैं। जनरली ये बैंक्स होते हैं, और बैंक से ही एक्चुअली लेना चाहिए, दोस्त भी हो सकते हैं, सप्लायर्स भी हो सकते हैं, ये सब लेंडर्स होते हैं, राइट। ये लैंडिंग की हमें आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि कैपिटल हमें खरीदनी होती है, कैपिटल बहुत महंगी होती है, राइट। तो कुछ तो हम अपने पैसे से, अपने पैसे का जुगाड़ कर लेते हैं, और कुछ जो है वो हमें लेंडर से पैसा लेना होता है। अब जब उसने पैसा में दिया है तो उसे प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं, और जो आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है कि हर प्रिंसिपल अमाउंट के बाद पर एक इंटरेस्ट लगता है एक टाइम पीरियड के बाद, राइट, जिसे आप सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, राइट। तो ये सिंपल इंटरेस्ट जो है आपको उसको चुकाना होता है, राइट, टू द लेंडर एट ए रेट ऑफ इंटरेस्ट, राइट। चक्रवर्ती ब्याज इज अ डिफरेंट थिंग, वो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, वो डिपेंडिंग है कि आपकी लेंडर के साथ किस तरह का एग्रीमेंट हुआ है, राइट। तो उसके हिसाब से ये जो पेबल है ये आपको अगेन कैलकुलेट करना पड़ता है। टाइम की भी इसमें रोल है कि भाई मुझे कितना अमाउंट और कब लेंडर को चुकाना है, और ये सबसे डेंजरस पार्ट होता है, ये मैं आज को आपको बताऊं। ट्रेडिंग पार्टनर से तो अंडरस्टैंडिंग से सारा काम हो जाता है, इंटरनल कस्टमर बोलने वाले नहीं है, राइट। भाई इंटरनल कस्टमर इसलिए नहीं बोलता, निकाल देगा, दूसरी जगह देख लेगा, ठीक है, और वो भी दूसरे को रख लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। लेकिन ये जो तीसरे आदमी है लेंडर्स, ठीक है, ये सबसे डेंजरस मामला होता है एक एंटरप्रेन्योर के लिए, क्योंकि इनको हमें राइट टाइम पर पेमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप
इंटरेस्ट नहीं चुका पा रहे हैं, राइट, तो ये ऐसी समस्या आपके लिए अभी आके खड़ी हो जाएगी कि आपका जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो कुछ समय के बाद ये दिखाना शुरू कर देगा कि आप नेगेटिव कैश में हैं। निगेटिव कैश से मतलब है कि आपका इनफ्लो जो है वो आपके आउटफ्लो से कम है, राइट, आप दे ज्यादा रहे हैं, आपके पास कैश बहुत कम आ रहा है। और अगर ऐसा अलार्म कभी लग जाए तो समझिए हवाई जहाज आपसे कह रहा है कि मैं अब क्रैश हो रहा हूँ। ठीक है, वो एक अलार्मिंग सिचुएशन आ जाती है एक एंटरप्रेन्योर के लिए जब नेगेटिव कैश वो देख लेता है। और इस नेगेटिव कैश के लिए कई हद तक एंटरप्रेन्योर ही जिम्मेदार होता है। ये वो केस होता है जब आप कैपिटल को राइट टाइम पर नहीं खरीदते हैं और बगैर सोचे खरीद लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा गुड्स बनाने के लिए और ज्यादा से ज्यादा सेल्स करने के लिए और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए। लेकिन उल्टा हो जाता है, ना तो प्रॉफिट आता ना सेल्स, प्रॉफिट आता भी है, सेल्स भी हो जाती है, लेकिन ये जो आपके साथ एक पीछे से घुन दीमक की तरह आपके बिजनेस में लगा हुआ है, ये आपको प्रॉब्लम में लाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट इतना ज्यादा हाई हो जाता है, क्योंकि ये इनकम स्टेटमेंट का पार्ट होता है कि कुछ समय में आपका ये जो कैश फ्लो है नेगेटिव दिखाई देना शुरू हो जाएगा, राइट। So forecasting the capital expenditure and source of its finance, राइट। इसीलिए एक एंटरप्रेन्योर को, मैंने आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी बात बताई थी कि कैपिटल को बहुत ध्यान से खरीदना चाहिए, क्योंकि इसका डिस्पोजल आसान नहीं होता है, राइट। एक बार अगर खरीद ली तो ये आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम में रहेगा, राइट। तो इसीलिए सोच करके ही विचार करें कि हमें प्रोडक्ट का स्केल अप करना है। एक समय तो सभी को स्केल अप करना होता है, बट किस स्पीड से आप स्केल अप करोगे वो आपको सोचना होता है। ये नहीं कि दे दवा दो कैपिटल लगा के कर्जे में आपने लाके कंपनी को डुबो दिया शुरू में ही, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। सो हाउ मच सेल्फ एंड हाउ मच लेंडिंग, इसमें आपको ये देखना है कि जो कैपिटल मैंने खरीदी है उसमें मेरा खुद का पैसा कितना है और लेंडिंग से कितना है। जो आपका खुद का होगा, राइट, जो शेयर होल्डर्स का खुद का पैसा है वो आपकी इक्विटी कहलाती है, और जो आपने लेंडिंग से लिया वो आपका डेब्ट है। तो मैंने आपको फाइनेंस में बताया था जब डेब्ट इक्विटी से ज्यादा है तो आप प्रॉब्लम में हो, भले ही आपकी कंपनी कितना भी अच्छा परफॉर्म कर रही हो, ये लॉन्ग टर्म में आपको दिखेगा, क्योंकि ये कर्जा आपको चुकाना होगा, राइट। तो फोरकास्टिंग द टाइम एंड अमाउंट टू बी पेड टू द लेंडर, तो इसीलिए ये भी हमारे कैश फ्लो मैनेजमेंट का पार्ट होता है कि हम जो है उसका एक ऑब्जेक्टिव है कि हम ये जरूर पता करें कि हमारे लेंडर्स को कितना पैसा और कब देना है, राइट। दिस इज अनदर ऑब्जेक्टिव। ये सब, तो इस तरह हम अपने फोरकास्टिंग द पेबल्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं अपने आंसर में एग्जाम में। एक तो हम लिख सकते हैं ट्रेडिंग पार्टनर्स का, एक हम लिख सकते हैं इंटरनल कस्टमर्स का, एक हम लिख सकते हैं लेंडर्स का, राइट। इन तीनों को एक कंपनी को पैसा चुकाना होता है, देना होता है, एक अमाउंट देनी होती है और एक टाइम पर,